नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिसोदिया से 6 घंटे ईडी की पूछताछ जारी। 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो सकती है गिरफ्तारी। केजरीवाल बोले झूठा केस थोपा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से सीबीआई के बाद परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी तिहाड़ जेल में पिछले 6 घंटे से पूछताछ कर रही है। ईडी मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंची। इसके बाद से एजेंसी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ 2 दिन तक चलेगी। वहीं दोस्तों, 9 मार्च को ईडी सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने बताया है कि नई शराब नीति मामले में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने सोमवार शाम हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि मामले में सिसोदिया का नाम भी सामने आया है। सोमवार शाम ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई, जिसमें सिसोदिया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जैसे सवाल शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतिशी और सौरभ भारद्वाज की दिल्ली कैबिनेट में मंत्री के तौर पर नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली के कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग अलग आरोपों में ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में है। दोनों ही नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने। पीएम मोदी और अमित शाह मंच पर मौजूद रहे। मेघालय में कॉनराड संगमा ने शपथ ली। जी हां दोस्तों, नागालैंड में नेफ्यू रियो और मेघालय में कॉनराड संगमा ने सीएम पद की शपथ ले ली है। नेफ्यू रियो ने दोपहर 1:45 पर 5वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वहीं संगमा कॉनराड का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे हुआ। संगमा कॉनराड दूसरी बार मेघालय के सीएम बने हैं। दोस्तों, दोनों की शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। दोनों ही राज्यों में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मेघालय में एनपीपी के शिवनराव अम्बंगलधर को और प्रेसिडेंट टोन तेनसोंग ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। वहीं नागालैंड में टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जॉब फॉर लैंड केस में लालू से 2 राउंड पूछताछ। सीबीआई दिल्ली में बेटी मीसा के घर पहुंची थी। सोमवार को राबड़ी से हुए थे सवाल जवाब। जी हां दोस्तों, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में सीबीआई ने 2 राउंड पूछताछ की। पहले सुबह 3 घंटे और फिर दोपहर में 1.5 घंटे सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम उनकी बेटी मीसा भारती के घर पहुंची थी। दोनों राउंड की पूछताछ के दौरान लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। वहीं दोस्तों, लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। एक दिन पहले पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने उनके आवास पर सीबीआई ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान 48 सवाल पूछे गए थे। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को समन जारी किया था। दोस्तों, सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में इनको पेश होने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेशी दखल वाले राहुल गांधी के बयान पर विवाद। भाजपा ने सोनिया गांधी, खड़गे से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए अमेरिका और यूरोप से हस्तक्षेप की मांग वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनका रुख पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या वे राहुल गांधी की इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं और यदि नहीं तो इसका खंडन करें। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से भी पूछा है कि विदेश जाते हुए आपको क्या हो जाता है, ऐसे बयान देते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संज्ञान क्यों नहीं लेते, जबकि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत में लोकतंत्र को लगातार नष्ट करती जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
आफताब शेफ है, मास्क को सुरक्षित रखना जानता है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दी दलील। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साकेत कोर्ट में बताया कि आरोपी आफताब अमीन एक ट्रेड शेफ है, इसलिए उसे पता है कि मास्क को सुरक्षित कैसे रखें। पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आफताब ने एक 5 स्टार होटल में शेफ के तौर पर काम किया है। श्रद्धा का हत्या करने के बाद आफताब ने सूखी बर्फ और अगरबत्ती मंगवाई थी। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी, उसे आफताब ने अंगूठी भी दी थी। कोर्ट में सरकारी वकील अमित प्रसाद दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आफताब ने कैसे अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की और फिर उसके शव के बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका। केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। आफताब पर आरोप है कि उसने मई 2022 में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोटकर हत्या की। इसके बाद में उसके शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी के घर भाग गए, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने सोमवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक दिन पहले तोशखाना मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर स्थित अपने आवास की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर भाग गए थे। दोस्तों, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस रविवार को लाहौर पहुंची, लेकिन गिरफ्तार किए बगैर ही लौटने के बाद सनाउल्लाह की यह टिप्पणी आई है। खान की कानूनी टीम ने पुलिस को आश्वासन किया था कि वह 7 मार्च को अदालत में पेश हो जाएंगे। जियो टीवी ने सनाउल्लाह के हवाले से कहा है कि कल खान को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम को नाटकीय घटनाक्रम का सामना करना पड़ा। यह अफवाह है कि वह इमरान खान दीवार फांदकर अपने पड़ोसी के घर भाग गए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने एक भाषण दिया। मंत्री ने कहा कि यदि पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती थी तो यह एक उपयुक्त रणनीति नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेता हूं, नेपाली पीएम ने कबूली थी यह बात, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी पेशी। जी हां दोस्तों, नेपाल की सरकार बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री के सामने मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। जहां एक ओर प्रचंड के सामने सरकार बचाने की चुनौती बरकरार है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मुकदमा दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माओवादी पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ वकीलों ने पीएम के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। प्रचंड के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद ही कोर्ट ने 9 मार्च के लिए पेशी की तारीख भी तय कर दी है। नेपाल के पीएम प्रचंड के खिलाफ 2 अलग अलग रिट दायर की गई है। दोनों की सुनवाई एक साथ होने की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को सुबह 10 बजे सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कल्याण बुढ़ाथोकी सुवास गिरी समेत 8 वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता ज्ञानेंद्र राज अरन समेत 14 लोगों ने प्रचंड के खिलाफ 2 अलग अलग याचिका दायर की है। गुरुवार को रिट पर सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की गई। याचिकाकर्ता कल्याण बुढ़ाथोकी ने कहा कि प्रचंड ने खुद ही 5000 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक साल में तेजी से बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन, आरबीआई गवर्नर ने कहा डेली यूपीआई ट्रांजैक्शंस 50% बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए पेमेंट्स पिछले एक साल में तेजी से बढ़ा है। डेली ट्रांजैक्शंस भी 36 करोड़ को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 के 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यह ट्रांजैक्शंस 6.27 लाख करोड़ रुपए के हैं, जो फरवरी 2022 में 5.36 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से 17% ज्यादा है। शक्तिकांत दास ने आरबीआई हेडक्वार्टर्स में डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का शुभारंभ करते हुए रिपोर्टर्स को इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि पिछले 3 महीनों की बात करें तो दिसंबर 2022 से हर महीने का ओवरऑल मंथली डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम खत्म, सख्ती के चलते 4 लाख से ज्यादा ने छोड़ी परीक्षा। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित हुई यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार नकल विहीन संपन्न हुई। न कोई संगठित नकल का मामला सामने आया और न ही कोई पेपर लीक की शिकायत आई। 30 साल में यह पहली बार रहा जब पेपर लीक होने की वजह से कोई परीक्षा कैंसिल हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने आंकड़े जारी किए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश देश में परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार की परीक्षाओं में 58,85,745 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन दर्ज कराया था। इसमें 31,16,487 छात्र थे, जबकि इंटरमीडिएट के 27,69,258 छात्र शामिल थे। परीक्षा शुरू होने से पहले इस बात का फैसला लिया गया था कि संगठित नकल कराने पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं नकल न करने वाले छात्रों पर भी अनुसूचित साधनों के प्रयोग के तहत होने वाली कार्रवाई पर परीक्षा से
वंचित किया जाएगा। सख्ती का असर पहले ही दिन से देखने को मिला और रजिस्ट्रेशन कराने वाले 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुकेश ने जैकलीन को दी होली की बधाई, जेल में लिखा खत, कहा जैकलीन तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लेटर लिखकर होली की बधाई दी है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मैं सबसे शानदार, अमेजिंग और ब्यूटीफुल इंसान जैकलीन को होली की शुभकामनाएं देता हूं। रंगों के इस त्योहार पर मैं वादा करता हूं कि जो रंग फीके पड़ गए हैं या गायब हो गए हैं वे 100 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएंगे। दोस्तों सुकेश ने लिखा कि मैं सबसे पहले मीडिया फ्रेंड्स को उनके सपोर्ट के लिए और हमेशा मेरा वर्जन सामने के लिए धन्यवाद रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बाद जैकलीन के लिए लिखा, बेबी गर्ल तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बेबी मुस्कुराती रहो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या और कितना मायने रखती हो। लव यू माई प्रिंसेस, मेरी बी, मेरी बोम्मा, मेरी प्यारी, मेरी जैकी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुकेश ने परिवार, समर्थकों, दोस्तों, हेटर्स, दुश्मनों और अपनी लीगल टीम को भी होली की शुभकामनाएं लेटर लिखकर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी राजस्थान में ओला बारिश से गेहूं चने की फसलें हुई बर्बाद, मध्य प्रदेश में 2 की मौत, अगले 2 दिन भी मौसम खराब रहने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोमवार को हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर समेत कई शहरों में 1 इंच तक बरसात हुई, जिससे इन जिलों में गेहूं, चना, सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सिरोही, भोपाल समेत कई जिलों में गेहूं, चने की फसलें बर्बाद हो गई। प्रदेश के राजगढ़, उज्जैन, छिंदवाड़ा, विदिशा में भी तेज बारिश हुई। शाजापुर और उज्जैन जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एनआईए का आतंकी गैंगस्टर ड्रग तस्कर नेटवर्क के खिलाफ एक्शन, दिल्ली और हरियाणा में 5 और संपत्ति हुई कुर्क। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपराध सिंडिकेट के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए 5 और संपत्तियां कुर्क की है। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर रिंदार, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा समूह द्वारा संचालित 3 प्रमुख संगठित अपराध सिंडिकेट गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनसे जुड़े मामलों की जांच के बाद एनआईए ने संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की हरियाणा में 4 और दिल्ली में 1 संपत्ति कुर्क की है। यह सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सक्रिय है। मंगलवार को कुर्क की गई संलग्न संपत्तियां विभिन्न प्रकार की आतंकवादी और आपराधिक जबरन वसूली गतिविधियों को अंजाम देने से उत्पन्न धन से अर्जित की गई और इस प्रकार आतंकवाद की आय भी थी, क्योंकि उनका उपयोग आतंकी साजिशों को अंजाम देने और अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन बोले मैं ठीक हूं, डॉक्टर कहे तभी सेट पर वापसी करूंगा। अजय देवगन बोले मेजर साहब में तो वे 30 फीट से कूदे थे। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को अपना हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए बताया कि वो ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन सेट पर वापसी डॉक्टर की सलाह पर ही करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वे सोमवार को अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट करते हुए घायल हो गए थे। इसी बीच अजय देवगन ने बिग बी की तारीफ की। फिल्म भोला के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने बताया कि 1998 में आई फिल्म मेजर साहब के एक एक्शन सीन में अमिताभ बच्चन 30 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुके हैं। अजय ने कहा कि अमिताभ सर ने मुझे कहा कि अब 30 फीट से कूदेंगे, यह करीब 3 मंजिल जितना ऊंचा था। मैंने उन्हें यह सीन न करने की सलाह दी। यह रात का सीन था। मैंने कहा कि हम इसे डुप्लीकेट के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे हम ही शूट करते हैं। हमें तब भी चोट लगी थी, हालांकि सीन करने का उत्साह जरूर था। अजय ने कहा कि आज सेट पर सभी तरह की सुरक्षा और सावधानियां हैं। सेट पर एम्बुलेंस और डॉक्टर हैं। चोट से बचने के लिए पैडिंग और बहुत सारी चीजें हैं। पहले की तुलना में एक्शन सीक्वेंस शूट करना बहुत आसान हो गया है। भगवान का शुक्र है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है चीजें भी आसान हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन बोला हमें कुचलकर आगे नहीं बढ़ सकता यूएस, कहा भारत के साथ एशिया में नया नाटो बनाने की तैयारी कर रहा अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री किंग गेंग ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका को चेतावनी दी है। किंग ने कहा है कि अमेरिका को चीन के प्रति अपने खराब रवैये को बदलना चाहिए, नहीं तो दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ सकता है। चीन को कुचलकर अमेरिका कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इससे चीन का विकास नहीं रुकेगा। संसद की मीटिंग के बाद बतौर विदेश मंत्री अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किंग ने कहा कि यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को अमेरिका सुरक्षा और विकास की नीति बताता है, जबकि असल में वो एशिया में दूसरा नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये निश्चित तौर पर फेल होगा।
चीन ने कहा कि अमेरिका हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन और विश्व राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती मानता है। उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। अमेरिका कहता है कि उसे चीन के साथ जंग न करते हुए संबंधों को बेहतर करना है, लेकिन असल में उसका मतलब होता है कि बेइज्जती या हमला होने पर भी हम उनको तवज्जो न दें। ये मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका इस व्यवहार को रोकता नहीं है तो कोई भी बयान हालात को बेकाबू होने से नहीं रोक पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऐसी भाषा है कि मुझे भी एयरफोन लगाना पड़ा, टीवीएफ की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस पर बोली जज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस को अश्लील कंटेंट बताते हुए एफआईआर का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद ईयरफोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनती तो लोग चौंक जाते। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चेंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है और ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट नोट करती है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरनप्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 69 और सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ने 7,374 करोड़ रुपए का शेयर बैक्ड लोन चुकाया। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए दुबई, लंदन और अमेरिका में भी रोड शो करेगा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप ने 7,374 करोड़ रुपए का शेयर बैक्ड लोन कम समय से पहले ही चुका दिया है। मंगलवार को ग्रुप ने इसकी जानकारी दी। अडानी ग्रुप अपनी क्रेडिट प्रोफाइल से जुड़ी चिंताओं को कम कर निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश कर रहा है। 24 जनवरी को अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत बताया है। दोस्तों, ग्रुप ने कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज के प्रमोटर 3.1 करोड़ शेयर या 4% हिस्सेदारी रिलीज करेंगे, जबकि अडानी पोर्ट्स के प्रमोटर 15.5 करोड़ शेयर या 11.8% हिस्सेदारी रिलीज करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के प्रमोटर 1.2% और 4.5% हिस्सेदारी रिलीज करेंगे। इससे पहले फरवरी में ग्रुप ने 1.11 अरब डॉलर का लोन प्रीपेड किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में दूसरे दौर की छटनी। मेटा इस हफ्ते हजारों एम्प्लॉयज को निकाल सकता है। पहले राउंड में 11,000 को निकाला था। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा दूसरे राउंड की छटनी करने का प्लान बना रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटा इस हफ्ते की शुरुआत में हजारों एम्प्लॉयज को निकाल देगा। रिपोर्ट में मामले से वाकिफ लोगों का हवाला दिया गया है। मेटा ने डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट से उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है जिन्हें छटनी के इस दौर में जाने दिया जा सकता है। मेटा ने पिछले साल छटनी के पहले राउंड में 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जो पूरी वर्कफोर्स का 13% था। कंपनी के 18 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हुई थी। कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया था। उन्होंने इसकी वजह गलत फैसलों से रेवेन्यू में आई गिरावट को बताया था। मार्क ने कहा था कि आज मैं मेटा के इतिहास में किए कुछ सबसे कठिन फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने अपनी टीम साइज में करीब 13% कटौती करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सानिया मिर्जा के फेयरवेल। देश में पहुंची फराह खान, हुमा कुरैशी और महेश बाबू। सेलेब्स की तस्वीरें आई सामने। जी हां दोस्तों, भारत की पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेलकर शानदार टेनिस करियर का अंत किया। वहीं रविवार शाम सानिया के लिए चीयर करने बॉलीवुड और टॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। इनमें महेश बाबू, नम्रता सिरोडकर, फराह खान, AR रहमान और हुमा कुरैशी भी शामिल हुए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस सानिया के बेश की तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही सेलेब्स ने खास मैसेज भी शेयर किया। पोस्ट पर फैंस अपना प्यार लुटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सानिया मिर्जा की सबसे अच्छी दोस्त और फिल्म निर्माता फराह खान ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें दोनों बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में फराह खान ने एक नोट में लिखा, तो चैंपियन रिटायरमेंट के बाद यही करते हैं। अपने सबसे अच्छी दोस्त सानिया इवेंट के साथ बिस्तर पर भी आराम करें। सानिया मिर्जा लव यू। इसके बाद दिल वाली इमोजी भी कैप्शन में बनाई गई। इस पर फैंस और सेलेब्स ने भी अपना
अपना प्यार लुटाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साउथ स्टार महेश बाबू अपनी पत्नी नम्रता शिरोडकर के साथ विदाई समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि क्या सफर है, आप पर बहुत गर्व है। वहीं दोस्तों इस फेयरवेल में उनके पति शोएब मलिक कहीं भी नजर नहीं आए। ऐसे में उनके बीच अलगाव की खबरें और जोर पकड़ने लगी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन प्रधानमंत्री का नाम जिनका ही कार्यकाल भारत में सबसे लंबा चला, तो जल्दी से उन प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।